हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट यानी संसद। तो हम इससे पहले आपको सबसे पहले राज्य के 3 स्तंभ बताए थे, जिसमें हमने बताया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है उसकी देखभाल करना, उसकी रक्षा करना, या फिर संविधान में कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है तो उसकी व्याख्या करना। तो विधायिका 2 प्रकार की बताई गई थी। विधायिका 2 प्रकार की होती है, एक संघ की विधायिका, एक राज्य की विधायिका। जो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं उसको कहा जाता है संघ की विधायिका। एक पर्टिकुलर राज्य के लिए कानून बनाया जाता है उसको कहा जाता है राज्य की विधायिका। उसके बाद कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, जो कानून को लागू करती है, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। जो संघ की विधायिका ने कानून बनाया है उसको संघ की कार्यपालिका लागू करेगी। जो राज्य की विधायिका ने कानून बनाया है उसे राज्य की कार्यपालिका लागू करेगी। उसके बाद विधायिका गलत कानून भी तो बना सकते हैं, यह कार्यपालिका अच्छी तरह से लागू ना करे। और विधायिका में इंसान ही तो बैठे हैं जो कानून बना रहे हैं, तो संविधान का उल्लंघन भी तो कर सकते हैं। इसीलिए न्यायपालिका दी हुई है, कानून की रक्षा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। अब सबसे पहले हमने बताया था कि संघ की विधायिका पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और पूरे देश के लिए कानून देश की राजधानी दिल्ली से बनते हैं, और दिल्ली में है संसद यानी पार्लियामेंट। तो हमने पार्लियामेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, संसद स्टार्ट किया था, उसकी बेसिक चीजें बताई थी। आज हम उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या है संसद, क्या होता है इसका काम। तो इसका काम होता है पूरे देश के लिए कानून बनाना, और इसमें अंदर क्या क्या होता है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी बच्चे को अगर डिटेल बैच चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो आज ही प्ले स्टोर से शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और इससे आपको स्टेट पीएससी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में बहुत फायदा होगा। तो प्ले स्टोर से आज ही शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद केवल 799 रुपए में मेरा पूरा डिटेल बैच है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायक होगा। शशांक सर इसमें हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 999 फीस है। सुदीप सर साइंस पढ़ा रहे हैं केवल 499 में। तो इतनी कम फीस में इतना जबरदस्त बैच। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले संविधान के 3 स्तंभ बताए थे, सरकार के 3 अंग बताए थे, सरकार की 3 संस्थाएं बनाई थी। उसके बाद बताया था विधायिका। विधायिका क्या होता है, 2 प्रकार का, संघ और राज्य। संघ की विधायिका पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और पूरे देश के लिए कानून संसद बनाती है। राज्य की विधायिका एक पर्टिकुलर राज्य के लिए कानून बनाती है। हर राज्य की अपनी विधायिका होती है, जो राज्य विधानमंडल कहा जाता है। अब संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, तो संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के भी 3 भाग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। आइए देखते हैं। उसके बाद हमने कार्यपालिका बताई थी, उसके बाद हमने न्यायपालिका का स्वरूप बताया था, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पार्लियामेंट स्टार्ट किया था, संसद स्टार्ट किया था, और संसद में हमने डिटेल में बताया था कि असल में संसद क्या होती है, और उसकी बेसिक चीजें पढ़ाई गई थी। तो मैं सबसे पहले सभी बच्चों से बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लाइव करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम पार्लियामेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने संसद के बारे में बताया था। भारतीय संविधान के भाग 5 में संसद दी हुई है, और आर्टिकल 79 में इसका विवरण है, और ये हमने ब्रिटेन से ली है। इसके 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसका काम होता है कानून बनाना, और बिना राष्ट्रपति के सहमति के कोई भी विधेयक, अधिनियम नहीं बन सकता। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके बाद मैंने बताया था, आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हो, ये संसद है। उसके बाद उसकी बेसिक चीजें बताई थी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि संसद वास्तव में क्या है और राज्य विधानमंडल क्या है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमने ब्रिटेन से ली है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में रानी होती है, हमारे यहां राष्ट्रपति है। ब्रिटेन की संसद में एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। ऐसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह हमारे देश में है लोकसभा,
और हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह है राज्यसभा, और रानी की तरह क्या है, प्रेसिडेंट। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उसी को हमने राज्य में कॉपी कर दिया, और राज्य में कॉपी किया लोकसभा की तरह विधानसभा। लोकसभा की तरह हर राज्य की एक विधानसभा होती है जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। राज्यसभा की तरह होती है विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसी तरीके से राज्य में होती है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, असेंबली, काउंसिल। अब सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पार्लियामेंट में कोई भी सदस्य निर्वाचित होकर आएगा तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा, यानी एमपी। यानी पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों हाउस में कौन बैठेंगे, तो दोनों हाउस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे। पार्लियामेंट के ही तो हाउस हैं, दोनों की दोनों पार्लियामेंट के ही तो सदन है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी। तो इसमें कोई भी जाएगा तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा, यानी एमपी कहा जाएगा। लोकसभा का चुनाव आप जीत कर जाओगे तो लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के चुनाव जीत कर जाओगे तो राज्यसभा के एमपी। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एमपी को सांसद कहते हैं, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद। यानी 130 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाने का कार्य होता है संसद का, और इसमें बैठते हैं सांसद। सांसद 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहां से एकदम क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक चीज ही नहीं पता है कि सांसद कहां बैठते हैं और विधायक कहां बैठते हैं। तो एमपी को सांसद कहा जाता है, और सांसद संसद में बैठते हैं, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद। अब आइए राज्य विधानमंडल पर। अब राज्य विधानमंडल में कौन बैठते हैं, तो देखिए राज्य विधानमंडल का एक सदन होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, यानी राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। तो विधान आ रहा है तो इसका अर्थ है विधायक, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था SLA के सामने एम जोड़ दो, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट को हटा दोगे आप तो MLA हो गया, यानी कि स्टेट में MLA बैठते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, SLC, और इसमें हम M लगा दें तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट को हटा दो तो MLC। इनको विधायक कहा जाता है, विधानसभा विधायक। विधानसभा के सदस्य वो विधायक होते हैं, विधान परिषद के विधायक होते हैं। तो सांसद 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, विधायक राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, वो देश के लिए कानून बनाते हैं और वो राज्य के लिए कानून बनाते हैं। तो यहां से मुझे लगता है कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है और वो बोलते हैं कि लोकसभा में सांसद बैठते हैं, राज्यसभा में विधायक बैठते हैं। मेरे भाई, लोकसभा में सांसद बैठते हैं, राज्यसभा में भी सांसद बैठते हैं, अभी इतना ही याद रखो। विधानसभा में विधायक बैठते हैं, स्टेट में, राज्य में, विधान परिषद में भी विधायक बैठते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा में जाने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 ईयर, याद रखना, 25 साल। और राज्यसभा में जाते हो तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद संसद पूरी हो गई क्या? नहीं, संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी 25, 30, 35, यही आयु आपको याद रखनी है। इसके अलावा न्यूनतम आयु किसी की याद ही नहीं रखनी। पंचायत की याद रखनी है 21 साल। पंचायत का सदस्य बनने के लिए, नगर पालिका, नगर निगम का सदस्य बनने के लिए 21 साल आयु होनी चाहिए कम से कम। लोकसभा 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति 35। 25, 30, 35। अगर कोई पूछे आपसे लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए तो आप बताओगे 25 वर्ष चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे राज्यसभा सांसद बनने के लिए आपकी आयु कितनी चाहिए तो 30 वर्ष चाहिए। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति बनने के लिए
न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 चाहिए। 25, 30, 35। आइए इसी को हमने स्टेट में कॉपी किया, राज्य में भी तो वही कॉपी हुआ है। तो देखिए, अगर आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हो, स्टेट में 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। अगर आप विधानसभा का यानी एमएलए बनना चाहते हो, विधायक बनना चाहते हो, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो, तो कम से कम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। और विधान परिषद का एमएलसी बनना चाहते हो तो कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल बनना चाहते हो तो कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 25, 30, 35, 25, 30, 35 बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल बेसिक है। तो आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। अब सबसे बड़ी बात है, ये कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा के सांसद कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में इसका उपबंध नहीं दे रखा है। राज्यसभा के सांसद कितनी भी बार चुनाव लड़के जा सकते हैं, 10 बार, 20 बार। राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। इसी तरीके से राज्य में विधायक, विधानसभा के विधायक कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, विधान परिषद के विधायक कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यपाल कितनी भी बार बन सकता है। तो अगर मैं पूछूं न्यूनतम आयु तो आप बता दोगे 25, 30 और 35। अगर मैं आपसे पूछूं अधिकतम आयु, तो अधिकतम आयु हो गई आपकी अनिश्चित काल, यानी संविधान में इसका जिक्र नहीं है, अधिकतम आयु की जिक्र नहीं है। कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसकी अधिकतम आयु किसी की भी नहीं है, इसको याद रखना। अधिकतम आयु सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग, इलेक्शन कमीशन, जिनका दिमाग का काम होता है, उनकी है अधिकतम आयु, उनकी न्यूनतम आयु नहीं है। यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेसिक चीज है बिल्कुल ये। चलिए अब देखिए, लोकसभा में जाने के लिए 25 आयु चाहिए, राज्यसभा में 30, तो 30 बड़ा है ना, 30 ज्यादा है। लोकसभा में 25 चाहिए तो ये कम है। तो याद रखना, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, संसद का निम्न सदन, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में 30 चाहिए, ज्यादा है, तो इसको कहा जाता है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का उच्च सदन। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल। इसी तरीके से विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा हो गया? विधानसभा। विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा हो गया? विधान परिषद। तो 25, 30, 25 कम है तो निम्न सदन, उच्च सदन। क्लियर हुआ? हालांकि इसके पीछे अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने याद कराने के लिए आपको यह कॉन्सेप्ट बताया है। इसके लिए कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसकी तरह हमारे यहां लोकसभा और विधानसभा है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन कहा जाता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड को राज्यसभा कहा जाता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन है वहां पर, तो यहां पर भी उच्च सदन हो गया। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, निम्न सदन, उच्च सदन, राज्य में निम्न सदन, उच्च सदन। चलिए अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा का एक और नाम है, लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, टेम्पररी हाउस। क्योंकि आपको पता है कि जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो वो लोकसभा जो बनेगी वो अधिकतम 5 साल के लिए बनेगी, अधिकतम 5 साल के लिए। और बीच में कभी भी केंद्र सरकार के पास बहुमत खत्म हो जाता है तो बीच में भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, यानी 1998 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, 1998 में, तो बहुमत में आई बीजेपी और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन 13 दिन बाद ही, केवल 13 दिन बाद ही उनका बहुमत समाप्त हो गया और राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी। और जैसे ही राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग हुई, सरकार चली गई। तो लोकसभा 13 दिन बाद ही भंग हो गई, 6 महीने बाद भी हो सकती है, 1 साल बाद भी हो सकती है, और 5 साल बाद तो होती ही होती है। हर 5 साल बाद नए लोकसभा के चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है। तो लोकसभा क्योंकि कभी भी भंग हो सकती है और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं, टेम्पररी हाउस, कभी भी भंग हो सकती है। लेकिन अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा को कहा जाता है स्थायी सदन, परमानेंट हाउस। यानी राज्यसभा 1952 से लेकर आज तक भंग नहीं हुई है। याद रखना,
राज्यसभा आज तक भंग नहीं हुई है। तो आप सोच रहे होंगे सर राज्यसभा के क्या जो सदस्य हैं जो शुरू में चुनकर आए वो आज तक हैं, वो भंग ही नहीं हुई? तो ऐसा नहीं है। देखिए राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा में 6 साल के लिए सदस्य चुनकर आते हैं, 6 ईयर। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य यानी प्रत्येक 3 में से 1 सदस्य रिटायर होगा, 2 तो बचेंगे ना, नहीं आया। यानी राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल बाद होता है। पहली बात याद रखना, 6 साल के लिए आते हैं, सारे मेंबर बैठे हैं, 6 साल के लिए आ गए सारे मेंबर। अब हर 2 साल बाद चुनाव होगा राज्यसभा का, और 2 साल बाद 3 में से 1 सदस्य रिटायर होगा। अर्थात प्रत्येक 3 सदस्यों में से जो 3 मेंबर हैं उनमें से 1 मेंबर रिटायर होगा, तो 2 तो बचे ना 3 में से, यानी इसके 6 साल पूरे हो चुके हैं। व्यवस्था इस तरीके से की है। उसके बाद अगले 3 में से 1 रिटायर होगा, फिर 2 बचे, फिर अगले 3 में से 1 रिटायर होगा, फिर 2 बचे। तो इसी तरीके से 2-2 करके काफी बच जाते हैं, और जिनके 6 साल पूरे हो जाते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और जो रिटायर होते हैं उन सीटों पर चुनाव होता है, वो भर जाते हैं। फिर 2 साल बाद हुआ चुनाव। अब इन तीन में से इसके 6 साल पूरे हो गए, तो ये बचा, ये 2 बचे। उसके बाद अगली बार 2 साल बाद चुनाव हुआ, इन तीनों में से इसके 6 साल पूरे हो गए, तो 2 बचे। तो इनकी तो 2, 4 और फिर यहां 6 साल पूरे हो गए ना, तो जब 6 साल बाद दोबारा रिटायरमेंट होगा, तो मतलब अर्थात यह है कि राज्यसभा में इस तरीके से व्यवस्था की हुई है कि राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकती। इसके एक साथ सदस्यों का कार्यकाल पूरा नहीं होता, एक साथ सभी सदस्यों का कार्यकाल पूरा नहीं होता, प्रत्येक 3 में से 1 का होगा। 3 में से 1 का नहीं, प्रत्येक 3 में से 1, प्रत्येक 3 में से 1 हो गया, रिटायर हो गया। प्रत्येक 3 में से 1 के 6 साल पूरे हो, रिटायर हो गया। फिर 3 में से 1 को 6, तो हर 3 में से 2-2 तो बचे, तो भंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका कार्यकाल तो हुआ ही नहीं, वो बैठेंगे। अब मैं उदाहरण के तौर पर दूं, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 245। अगर मैं 245 का 1/3 से गुणा कर देता हूं, तो ये करीब करीब 81 आ गया। 81 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यानी 81 सदस्यों का 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बाकी तो रह गए ना, उनके तो 6 साल हुए नहीं है, तो वो तो बैठेंगे, तो भंग होगी नहीं। 81 रिटायर हुए, अगली बार फिर 81 रिटायर हुए, फिर अगली बार 81 रिटायर हुए, तो ऐसे ही चलती रहती है, चलती रहती, भंग नहीं हो सकती है, और आज तक भंग नहीं हुई है। और यह प्रश्न आया हुआ सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो किसके पास होती है? तो राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता। राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। क्लियर हुआ तो लाइक शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बेसिक सी चीज है यार। हर 2 साल बाद राज्यसभा का चुनाव होता है, और प्रत्येक 3 में से 1 रिटायर होता है, और एक वो कौन होता है जिसके 6 साल पूरे हो गए। तो 3 में से 1 6 साल, 3 में से 1 उसके 6 साल हो गए, 3 में से, तो हर 3 में से 2-2 तो बचे। उसके बाद अगले आदमी के 6 साल होंगे, फिर अगले आदमी के 6 साल होंगे, तो राज्यसभा भंग हो ही नहीं सकती है। यानी 245 सदस्य हैं, उसका अगर 1/3 करोगे तो हर 2 साल बाद 81 सदस्यों के 6 साल पूरे होते हैं, वो रिटायर हो गए, बाकी तो बचे। फिर अगले 81 के 6 साल होंगे, कोई उत्तर प्रदेश का रिटायर होगा, कोई हरियाणा का रिटायर होगा, कोई पंजाब का रिटायर होगा। इस तरीके से चुनाव होता है राज्यसभा का। अब लोकसभा में तो हम वोट करते हैं भाई। लोकसभा भंग हो जाती है, मान लीजिए 5 साल बाद ये समय से पहले, तो लोकसभा में तो हम वोट करते हैं। लोकसभा चुनाव होता है, हम सभी वोट करते हैं। जो लोकसभा सांसद जीत के जाते हैं, उनमें से जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत होता है, उनकी सरकार बनती है, उनका प्रधानमंत्री बनता है, उनके मंत्रिपरिषद बनते हैं। यानी जनता लोकसभा का चुनाव करती है। हम जनता लोकसभा का चुनाव करते हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव कौन करता है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश के एक आदमी का, या उत्तर प्रदेश के
एक सदस्य का 6 साल पूरे हो गए, वो रिटायर हो गया, तो उसको कौन भरेगा? मान लीजिए लोकसभा में है, लोकसभा में एक सांसद की मृत्यु हो गई, मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आगरा है, आगरा के किसी सांसद की मृत्यु हो गई, या आगरा के किसी सांसद ने अचानक त्याग पत्र दे दिया, तो आगरा की सीट खाली हो गई ना लोकसभा की, तो वहां जनता वोट करेगी लोकसभा के केस में, वहां उपचुनाव होगा, उपचुनाव में क्या होगा? जनता वोट करेगी और सीट को भर देगी। कैंडिडेट चुनाव में उतरेंगे अलग अलग पार्टियों से, जनता वोट करेगी, उसको भर देगी, जो जीतेगा वो चला जाएगा। लेकिन राज्यसभा में मान लीजिए उत्तर प्रदेश से एक सदस्य रिटायर हो गया, तो उसे कौन भरेगा? तो राज्यसभा के सांसदों को राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं, एमएलए निर्वाचित करते हैं। लोकसभा में जनता वोट करती है और राज्यसभा में एमएलए वोट करते हैं। याद रखना, एमएलए राज्यसभा में बैठते नहीं है, सांसद ही बैठते हैं, उन सांसदों को वोट करते हैं एमएलए। तो अगर मैं नीचे से देखूं तो देखिए, नीचे से मैं एक एरो बना देता हूं, यह है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा के सांसदों को। उत्तर प्रदेश का एक सांसद रिटायर हुआ, तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वहां के जो एमएलए होंगे वो वोट करेंगे। एमएलए जाएगा नहीं, जा भी सकता है अगर 30 साल से ऊपर है तो, लेकिन पार्टी भेजती नहीं है। मान लो उत्तर प्रदेश का एक एमएलए चला गया वहां राज्यसभा में, तो उसकी सीट खाली होगी ना उस पार्टी की, तो वहां पर उत्तर प्रदेश में उस जगह चुनाव होगा विधानसभा का, जनता वोट करेगी विधानसभा में एमएलए को, और दूसरी पार्टी का जीत गया तो सीट चली जाएगी। इसीलिए पार्टी क्या करती है, अपने किसी उम्मीदवार को, यानी मैं मान लो बीजेपी का हूं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से, मान लीजिए राज्यसभा से उत्तर प्रदेश का एक सांसद रिटायर हुआ, अब उत्तर प्रदेश के विधायक वोट करेंगे और मैं बीजेपी का बहुत कट्टर उनका सपोर्टर हूं, तो अब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी ने कहा यार इनको राज्यसभा में भेजो, तो बीजेपी ने मुझे उतार दिया चुनाव में, कांग्रेस ने किसी को उतारा, बाकी किसी ने। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा विधायक किसके हैं, सरकार किसकी है? बीजेपी की, तो चांस बनते हैं कि बीजेपी का ही जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी है, बीजेपी के विधायक मुझे वोट करेंगे, ज्यादा वोट मुझे मिलेंगे और मैं चला जाऊंगा कहां? और मैं चलाऊंगा राज्यसभा में। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, यानी राज्यसभा के सांसदों को वोट करता है उस राज्य के विधानसभा के विधायक। गुजरात का सांसद रिटायर होगा तो गुजरात की विधानसभा के विधायक वोट करेंगे, हरियाणा का राज्यसभा से सांसद रिटायर होगा तो हरियाणा के विधायक वोट करेंगे। और ज्यादातर ऐसा होता है कि जिस विधानसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी का एमपी बनकर जाता है, तो एमएलए वोट करते हैं एमपी के लिए, वो भी जा सकते हैं पर सीट खाली हो जाएगी, दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। इसीलिए पार्टी ज्यादातर बाहरी आदमी को भेजती है, चुनाव लड़ाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा आईएएस वाला, आप उसे बताइएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। हालांकि राज्यसभा में आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी मैं मॉडल पढ़ा रहा हूं, अभी हम संसद का मॉडल पढ़ा रहे हैं बस, जिसमें आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो लोकसभा में जाने के लिए 25, राज्यसभा में 30, तो 25 कम है, निम्न सदन उच्च सदन। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल में, स्टेट में, विधानसभा में जाने के लिए 25, विधान परिषद में 30 चाहिए आयु चाहिए, 25 निम्न उच्च सदन विधान परिषद। लोकसभा हर 5 साल बाद भंग हो जाती है और कभी भी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है बहुमत खत्म होने पर। तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। भाई सरकार गिर जाती है ना, और लोकसभा के बहुमत से ही सरकार बनती है। अस्थायी सदन, टेम्परेरी हाउस। और राज्यसभा की बात करें, 1952 से राज्यसभा आज तक भंग नहीं हुई है। इसमें हर 2 साल बाद चुनाव होता है और प्रत्येक में से 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, 3 में से 1, लेकिन 2 तो बचे, तो भंग हो ही नहीं सकते। अगली बार फिर उन दोनों में से एक रिटायर होगा, वो भर जाएगी सीट, फिर वो भर जाएगी, उनमें से रिटायर होगा। तो 245 का 1/3 कर दीजिए, 81। हर 2 साल बाद 81 सदस्य रिटायर होते हैं। गुजरात के कुछ होंगे, हरियाणा के कुछ होंगे, पंजाब के कुछ होंगे, वो सीटें फिक्स हैं। अब आप पूछोगे कि सर राज्यसभा के सांसदों को कौन वोट करता है? तो राज्यसभा के सांसदों को उस राज्य की विधानसभा के विधायक वोट करते हैं, एमएलए वोट करते हैं। जिस राज्यसभा का सांसद जिस राज्य से आया है उस राज्य की विधानसभा के विधायक वोट करेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
और 6 साल के लिए जाएगा वो। बेसिक सी चीज है इसमें। इसीलिए क्योंकि राज्यसभा कभी भंगी नहीं होती, एक साथ सदस्यों का कार्यकाल खत्म ही नहीं होता, तो राज्यसभा स्थायी सदन है। अब आप पूछोगे सर पहली बार चुनाव कैसे हुआ था? मान लीजिए अभी 2021 चल रही है, आज हमने ये एक राज्यसभा बनाए और उसमें 245 सदस्य भर दिए, यानी आज नई राज्यसभा बनी है, उसमें 245 सदस्य आ गए और वो 6-6 साल के लिए आए हैं। अब 2 साल बाद रिटायर करने 1/3, 3 में से 1, टोटल का 3 में से 1 रिटायर करना है। लेकिन 6 साल तो पूरे हुए ही नहीं, 2 साल बाद 6 साल तो किसी के भी पूरे नहीं हुए। अब रिटायर किसको करोगे? तो पहली बार लॉटरी सिस्टम से चुनाव हुआ था, जिनका नाम लॉटरी में आ गया उनको रिटायरमेंट होना पड़ा था। और यह व्यवस्था जब तक चलती गई, जब तक व्यवस्था अच्छी तरह नहीं बन गई, क्लियर हुआ। तो संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? संसद का अस्थायी सदन है लोकसभा। बिल्कुल बेसिक। लोकसभा में कौन वोट करता है? देश की जनता। राज्यसभा में कौन वोट करता है? राज्य विधानसभा के विधायक वोट करते हैं। वो भी जा सकते हैं लेकिन जाते नहीं है, वो किसी न किसी कैंडिडेट को चुनाव में उतारेंगे, फिर विधायक वोट करेंगे, जिसका बहुमत होगा वो जाएंगे। हालांकि इसके पीछे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से पता पड़ेगा आपको कि कितने सदस्य उस राज्य के जाएंगे और किस पार्टी के कितने जाएंगे, वो हम राज्यसभा में बताएंगे। चलिए, क्योंकि लोकसभा में वोट करता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में वोट करती है जनता। आपने देखा होगा जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जनता वोट करती है, जैसे 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, अब 2024 में होगा। जब लोकसभा में 2024 में मोदी सरकार को 5 साल हो जाएंगे तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा। जैसे ही राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग किया, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन को आदेश देता है, निर्वाचन आयोग को आदेश देता है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगली लोकसभा के चुनाव कराए जाएं। उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो हम भाग लेते हैं। देखा हुआ हमारे यहां इंक लग जाती है, ईवीएम मशीन पर हम वोट करते हैं। तो लोकसभा में क्योंकि जनता वोट करती है सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से, इसीलिए इसको बोलते हैं जनता का सदन। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा में जनता वोट नहीं करती, राज्यसभा में राज्य वोट करते हैं, राज्यों की विधानसभाएं वोट करती हैं। उत्तर प्रदेश का रिटायर होगा तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा, हरियाणा का सांसद रिटायर होगा दिल्ली से राज्यसभा से, हरियाणा की विधानसभा वोट करेगी। कर्नाटक का सांसद राज्यसभा से रिटायर होगा, कर्नाटक के विधायक वोट करेंगे। तो राज्यों की विधानसभाओं ने मिलकर एक सदन बना रखा है। राज्यसभा नहीं है वो राज्यों की सभा है। ध्यान से सुनिएगा, वो राज्यों की सभा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, कर्नाटक की विधानसभा का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, हरियाणा की विधानसभा का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में, बंगाल में सरकार किसकी है? ममता दीदी की। तो बंगाल की विधानसभा का प्रतिनिधित्व कहां है? राज्यसभा में। पंजाब का है। तो राज्यसभा राज्य विधानसभाओं से मिलकर बनी है, इसीलिए इसको बोलते हैं राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यों की सभा, राज्यसभा राज्यों की सभा, राज्यों की विधानसभाओं से मिलकर बनी है। ये राज्यों की विधानसभाओं को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए इसे राज्यों की परिषद कहते हैं। कितनी बार एग्जाम में आ जाता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तो वहां राज्यसभा ना डालकर वो डालते थे राज्य की परिषद या राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और वहीं बच्चे चकरा जाते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कहते हैं? राज्यसभा को। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की एक काउंसिल, राज्यों ने मिलकर एक परिषद बना ली है दिल्ली में, राज्यसभा। उसके बाद क्योंकि लोकसभा शक्तिशाली होती है, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें लोकसभा से वो पास हो गए तो राज्यसभा उसे नहीं रोक सकती, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे, जैसे धन विधेयक हो गया, बजट हो गया, वो केवल 14 दिन तक ही रोके जा सकते हैं। तो अगर कोई विधेयक लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा रोक ही नहीं सकती कुछ विधेयकों को। तो लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसीलिए इसे संसद का प्रथम सदन भी कहा जाता है, फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा कम शक्तिशाली होती है, इसीलिए इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है।
सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं कि हम लोकसभा में केंद्र में मोदी को देखना चाहते हैं, केंद्र में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, लोकसभा हम वोट करते हैं। तो ये पॉपुलर हाउस है, लोकप्रिय सदन। और राज्यसभा का चुनाव आपको पता ही नहीं पड़ा होगा कभी कब हो गया, अचानक टीवी पे भी नहीं आता राज्यसभा का चुनाव। तो ये गैर लोकप्रिय सदन है और सेकंड हाउस है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, बताइए संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा, क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। क्वेश्चन आएगा राज्य विधानमंडल का, ध्यान से सुनना, वो चीज संसद वाली चीज हमने राज्य में विधानमंडल में भी कॉपी कर दी। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधानमंडल में राज्य की परिषद किसे कहा जाता है? विधान परिषद को। राज्य विधानमंडल में अस्थायी सदन कौन सा है? टेम्पररी हाउस, विधानसभा। भाई राज्य की सरकार भी तो गिर जाती है, विधानसभा भी तो भंग हो जाती है कभी भी। तो ये बेसिक्स चीज है, 25, 30, 35 यही आयु याद रखनी है बस। अब आप पूछोगे सर प्रधानमंत्री की आयु क्या है? तो अभी हम बताएंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से एक का सदस्य होना जरूरी है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री बनने के लिए या कोई भी मंत्री बनने के लिए राज्य का विधानसभा या विधान परिषद में से एक का सदस्य होना जरूरी है। तो 25 साल हो गई प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री भी कम से कम 25 साल हो गई। ये बेसिक सी चीज है जो आपको आनी तो चाहिए। चलिए, अगर आपको किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो जो हमारा बैच चल रहा है, जो आईएएस वाला ग्रुप है, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। कुछ कारणवश हम समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो ग्रुप पर डाल सकता है, क्योंकि ग्रुप देखने को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं घर भी कॉल नहीं कर पा रहा हूं। घर में रात को 10-11 बजे कॉल करता हूं क्योंकि मुझे पढ़ना भी होता है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये क्लियर हुआ संसद, राज्य विधानमंडल। तो भारत की संसदीय व्यवस्था कहां से ली है? भारत की संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। इसको द्विसदनीय व्यवस्था भी कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन। उसी को हमने राज्य में कॉपी किया, संसद की तरह राज्य विधानमंडल। इसके भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। तो बेसिक सी चीज थी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इनके बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें जाने के लिए 25, राज्यसभा में 30। तो निम्न ये हो गया ना 25, राज्यसभा 30, उच्च, और संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। हालांकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंपेयर करके कहा जाता है। चलिए, दूसरा है लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। संसद का अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। लेकिन राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा में जनता वोट करती है, बहुमत प्राप्त दल अपनी सरकार बनाता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री परिषद। यानी लोकसभा चुनाव से देश की सरकार बनती है। और लोकसभा में जनता वोट करती है, भाई सरकार को हम ही वोट करते हैं, सांसदों को। तो याद रखना, इसको जनता का सदन कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा को कहा जाता है राज्यों की परिषद क्योंकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो विधानसभाओं ने एक परिषद बना ली है जिसको बोलते हैं राज्यसभा। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि लोकसभा क्यों बनाई गई है? जब लोकसभा से देश की सरकार चल सकती थी, लोकसभा के चुनाव से प्रधानमंत्री बन गया, मंत्री परिषद बन गए, सारे काम लोकसभा से हो सकते थे, तो राज्यसभा क्यों बनाई गई? राज्यसभा इसीलिए बनाई गई क्योंकि संसद का काम होता है पूरे देश के लिए कानून बनाना, 130 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाना। यह काम होता है पार्लियामेंट का, यह काम होता है संसद का। और संसद जब 130 करोड़ लोगों के लिए सेंट्रल लॉ बना रही है, केंद्रीय कानून बना रही है, तो उसमें केवल एक पार्टी का ही रिप्रेजेंटेशन ना हो, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी है और बीजेपी का लोकसभा में बहुमत है। तो जब देश के लिए कानून बने तो कहीं ऐसा ना हो बीजेपी ही पूरे देश के लिए कानून बना दे।
उसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसमें स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसमें ममता बनर्जी का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बंगाल का भी। तो बंगाल की विधानसभा में बहुमत ममता बनर्जी का है, तो उसकी पार्टी के सदस्य, ज्यादातर सदस्य कहां आएंगे? राज्यसभा में। कांग्रेस पंजाब में, तो कांग्रेस के भी आएंगे। तो राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए कोई भी केंद्रीय कानून बने उसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो, इसीलिए राज्यसभा बनाई गई है। और शक्ति को बैलेंस करने के लिए, पावर को नियंत्रण करने के लिए। मान लो मोदी के पास लोकसभा में बहुमत आ गया, तो मोदी सरकार तो कोई भी विधेयक पास करा सकती है, कोई भी विधेयक आराम से पास करा देगी, बहुमत है भाई, सारी की सारी सीट जीतनी है। लेकिन जब वो विधेयक राज्यसभा में जाएगा, तो क्योंकि राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों से मिलकर बनती है, तो वहां तो अलग अलग राज्यों की पार्टी के मेंबर बैठे होंगे, तो वो क्या करेंगे? अगेंस्ट में बिल वोट कर देंगे, तो शक्ति नियंत्रण हो जाएगी। तभी आपने देखा होगा मोदी ने सोनिया गांधी से कहा कि चाय पे चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी से कहा आप राज्यसभा में अपने सांसदों को बोलना कि इस विधेयक पर वोट कर दें, बहुत जरूरी कानून है। ये क्लियर हुआ। तो राज्यसभा शक्ति को नियंत्रण करती है। मान लो लोकसभा में बीजेपी का बहुमत हो जाए और राज्यसभा में भी पूरे बीजेपी का बहुमत हो जाए, यानी हर राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई और राज्यसभा में भी बीजेपी का बहुमत हो गया, तब तो वो कोई भी कानून पास कर सकते हैं। और राष्ट्रपति भी मान लो बीजेपी ने चुना हो। अगर ऐसा हो जाता है और कोई भी ऐसा कानून पास कर दिया, तो उसके बाद उच्चतम न्यायालय उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, न्याय पुनर्लोकन कर सकता है। उनका चाचा बैठा है सुप्रीम कोर्ट, तुरंत सुप्रीम कोर्ट उस विधेयक को पढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि यार यहां तो संविधान का उल्लंघन कर दिया, मूल ढांचे को परिवर्तित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध करार दे देगा। तो बड़ा सिस्टम से बनाया है, हमारी बड़ी सिस्टम से बनाई है हमारी जो संसद है। ये यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इतनी बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर देते, कॉन्सेप्ट नहीं बताते लोग। आइए देखते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, यानी प्रतिनिधियों का सदन। भाई हमारे प्रतिनिधि लोकसभा में बैठे हैं। उसके बाद राज्यसभा को राज्यों का सदन कहते हैं, राज्यों से मिलकर राज्यसभा बनी है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, पॉपुलर हाउस, क्योंकि चुनाव में भाग लेते तो लोकप्रिय हो गया। यह गैर लोकप्रिय है। लोकसभा शक्तिशाली है, इसीलिए इसको संसद का प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा द्वितीय सदन कहा जाता है, क्योंकि कम शक्तिशाली है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। याद रखना, आज मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूं ये आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। अब 3 शब्द सुनोगे आप, एक होता है निर्वाचित, एक होता है नियुक्त, एक होता है मनोनीत। इलेक्ट, अपॉइंट और नॉमिनेट। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। ऐसे ही राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत का अर्थ होता है मन से नियुक्त, मनोनीत मन से नियुक्त। राष्ट्रपति की मन की मर्जी है, वो किसी को भी करे या ना करे, उसके मन की मर्जी है। समझ में आया? नियुक्त होता है सिफारिश पर, कि केंद्र सरकार ने सिफारिश की राष्ट्रपति से इसको नियुक्त करो, तब राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और निर्वाचित होता है जनता, 3 मेंबर खड़े हो गए, जनता वोट कर रही है, जो जीतेगा वो निर्वाचित होगा। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? 15 अगस्त 1947 तक हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का राज था। अब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए, और जैसे ही अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए, कुछ अंग्रेज भारत में ही रह गए, वो गए ही नहीं, और उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, इंडिया की सिटीजनशिप ले ली। उन्हीं को कहा जाता है एंग्लो इंडियन, यानी वो भारत के नागरिक हैं वर्तमान में, इंडियन सिटीजन ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। ब्रिटिश मूल के, वो मूल कहां है? ब्रिटिश। उनकी रूट कहां है, जड़ कहां है? ब्रिटेन में। तो ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक। जैसे अगर हम गूगल के सीईओ की बात करें, सुंदर पिचई, तो सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं। हम बोलते हैं भारतीय मूल के, उनकी जड़ भारत में जुड़ी हुई, यानी उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए होंगे, लेकिन नागरिकता कहां की? उनके पास अमेरिका की।
हम बोलते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, वो अमेरिका के नागरिक हैं, यहां के मूल है। ऐसे ही ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक, वो भारत के नागरिक हैं। यानी अब जो अंग्रेज रह गए भाई, उनका भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए संसद में। उनकी बात को कौन रखेगा सरकार के सामने, देश के सामने? जो इंडिया में रह गए उनको कहा गया एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, ब्रिटेन के और किसी के नहीं। तो राष्ट्रपति उनकी जनसंख्या में से 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है, याद रखना। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को भी मनोनीत करता है राज्यसभा में, और वो सदस्य होते हैं खेल, कला, साहित्य, विज्ञान, अंतरिक्ष, ऐसे 6 फील्ड निर्धारित कर रखे राष्ट्रपति, उनमें से उनको करता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को स्पोर्ट्स में मनोनीत किया है, रेखा आर्ट में, कला में मनोनीत किए, ऐसे ही 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, जल्दी बताइए। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोनों को प्लस कर दो ना यार। राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत सदस्य पूछा है, यहां आंग्ल भारतीय कुछ नहीं पूछा है। 2 लोकसभा के, 12 राज्यसभा के। भाई संसद की तो सदन है दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर पूछा जाए लोकसभा में तो 2, राज्यसभा में 12। ये आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए, इतनी इजी चीजें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है आगे पढ़ने के लिए। अगर ये नहीं समझ में आएंगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आइए देखते हैं, अब हम सीटों का निर्धारण देखते हैं कि लोकसभा में सीटें कैसे फिक्स कर रखी है। तो अब हम लोकसभा पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद राज्यसभा। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में अनुच्छेद 81 में लोकसभा का विवरण दिया हुआ है कि संसद का एक निम्न सदन होगा, अस्थायी सदन होगा, जनता का सदन होगा, जिसको लोकसभा कहा जाएगा, वो अनुच्छेद 81 में है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो वर्तमान में लोकसभा में 552 सीटें हैं। याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने चुनाव देखा होगा, लोकसभा में चुनाव 543 सीटों पे होता है पूरे देश में। तो पूरे देश में जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा में 552 सीटें हैं। कोई आपसे पूछ ले लोकसभा में टोटल सीट कितनी है, कुल सीटें, तो आप बताओगे 552, जिसमें उत्तर प्रदेश से अलग सीट होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश से 80 सीट है, राजस्थान बड़ा है उत्तर प्रदेश से पर जनसंख्या कम है तो 25 है, कहीं से 10 है, कहीं से 30 है, कहीं से 40 है। तो जनसंख्या के हिसाब से सीटों को फिक्स किया गया है लोकसभा में। और ये कहां दिया हुआ है? जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा में सीटों का निर्धारण कहां दिया हुआ है? यह दिया हुआ है जनता प्रतिनिधित्व अधिनियम, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, यानी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में जनसंख्या के हिसाब से राज्यों की सीट फिक्स की गई लोकसभा में। इस राज्य से इतने जाएंगे, इस राज्य से, जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या वहां से ज्यादा जाएंगे। और ये कहां दिया हुआ सीटों का निर्धारण? जनता प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहां दिया हुआ है? चौथी अनुसूची में, 4th शेड्यूल में। तो लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 552। अब देखते हैं राज्यों से कितनी सीट फिक्स है। तो हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों से 530 सीट फिक्स है। उत्तर प्रदेश से 80, कहीं से 25, कहीं से 40, तो टोटल पूरे देश से 530 फिक्स हैं राज्यों से। अब हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी तो हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीट फिक्स है कि 20 सीट चुनकर आएंगे, 20 सीट निर्वाचित होकर आएंगे। तो अगर मैं आपसे तो बेसिक पूछ लूं कि बताइए लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं, तो आप बताओगे 552। लोकसभा में राज्यों से कितने निर्वाचित होकर आएंगे, राज्यों की सीट कितनी फिक्स की गई है? 530। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीट फिक्स कर रखी है? केवल 20 सीट। और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है, और यह अनुच्छेद 331 में दिया हुआ है, आर्टिकल 331 में, कि राष्ट्रपति लोकसभा में
2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेगा हर 5 साल बाद या सरकार गिरने के बाद। यह क्लियर हुआ। 552 राज्यों से 530 और 20। अगर मैं पूछूं कि लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा में मैक्सिमम अधिकतम कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, तो बताइए आप। बेसिक सा है, अधिकतम पूछा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कितने निर्वाचित होते हैं, मैं पूछ रहा हूं लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या में सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं। तो इसका उत्तर याद रखना, इसका उत्तर है 550, 550। भाई 530 और 20 यही तो निर्वाचित हो सकते हैं अधिकतम, 2 तो मनोनीत है ना राष्ट्रपति द्वारा। तो याद रखिएगा, लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। और ये यूपीएससी में ने पीटी में पूछ लिया, प्रीलिम्स में पूछ लिया, सिंपल सा क्वेश्चन कि लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 530 और 20, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 तो मनोनीत हैं, वो मनोनीत है, वो निर्वाचित नहीं है। तो अधिकतम 550 हो सकती है। अगर मैं पूछ रहा हूं वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटों पर निर्वाचन होता है, अधिकतम तो 550 हो सकती है वर्तमान में, तो वर्तमान में 543। आइए वर्तमान स्थिति देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, याद रखना। अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में, 545, 545 सदस्य। याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 सीट खाली हैं, 7 सीट खाली ही रहती हैं लोकसभा में। है तो 552 सीटें, लेकिन आप जब जाओगे, मान लो सारे मेंबर आए हैं लोकसभा में, आप घूमने गए तो आप टोटल सीट गिनोगे तो 552 होंगी, लेकिन और सारे मेंबर आए, सब प्रेजेंट है उस दिन, आप देखोगे 7 सीट खाली पड़ी है। तो वो 7 सीट किस लिए है, वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। क्योंकि 1971 जनसंख्या जनगणना के आधार पर सीटों को फिक्स किया गया था परिसीमन आयोग द्वारा। जब 1971 में जनसंख्या जनगणना के आधार पर सीटों को फिक्स किया गया, तब देखा यार केंद्र शासित प्रदेशों में तो जनसंख्या इतनी है ही नहीं जितनी जनसंख्या चाहिए एक सीट के लिए। तो जब ये चीज देखी गई तो बोला एक काम करते हैं, इनकी 7 सीटें रिजर्व कर देते हैं एक एक करके। जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या बढ़ जाएगी उसमें हम एक एक सीट और भेज देंगे। तो 7 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की रिजर्व में, भूल मत जाना यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खाली रहती है, रिजर्व में, जनसंख्या बढ़ेगी तो बढ़ जाएंगी वो, तो वो खाली रहती है, उन पर चुनाव नहीं होता है, तो वो खाली हो गई, वो केंद्र शासित प्रदेशों की है। तो 545 हो गए ना, 552 में से 7 माइनस करोगे तो वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं, 545। राज्यों से कितने आते हैं, 530। कहीं से कितने, टोटल 530। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं, 13, क्योंकि पहले इसमें 20 थे, 20 में से 7 माइनस करोगे तो कितने हो गए, 13। 7 पे चुनाव नहीं होता है, और 13 कहां से, दिल्ली से 7 हैं, बाकी से एक एक है, तो 13 सदस्य हैं। समझ में आया या नहीं आया। अगर मैं पूछूं वर्तमान में चुनाव कितनी सीटों पे होता है, तो आप टोटल कर लीजिए, 530 और 13, तो ये हो गया 543। 543 सीटों पे लोकसभा में चुनाव होता है सरकार बनाने के लिए, और बहुमत कितना चाहिए, 543 का 50% + 1 यानी 272। जिस पार्टी के पास 272 सीटें आ जाएंगी चुनाव में, उसकी सरकार बनेगी, उसका बहुमत होगा। और ये 1971 जनसंख्या जनगणना के हिसाब से किया है। कैसे, जिस जिले की संख्या या जिस क्षेत्र की संख्या 20 लाख से लेकर 39,99,999 होगी, वहां पर एक सांसद होगा। तो जहां 40 लाख से ऊपर हो जाएगी वह 2 सांसद हो जाएंगे, एक ग्रामीण क्षेत्र, एक शहरी क्षेत्र का सांसद। जैसे जयपुर है, जयपुर से 2 सांसद निर्वाचित होकर जाते हैं लोकसभा में, क्योंकि वहां जनसंख्या 40 लाख से ऊपर है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ग्रामीण क्षेत्र का सांसद
एक जयपुर से शहरी क्षेत्र का सांसद। तो लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटों पर चुनाव हो सकता है? 550 पे हो सकता है। लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 543। लोकसभा में कुल सीट कितनी है? 552। लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? 545। लोकसभा में सीटों को जनसंख्या प्रतिनिधित्व के आधार पर बांटा गया, जो कि जनसंख्या जनगणना 1971 के आधार पर 1971 पॉपुलेशन सेंसस के आधार पर है। अब आइए लोकसभा में आरक्षण देखते हैं। अब लोकसभा में रिजर्वेशन भी तो होगा, आरक्षण भी तो होगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ वर्ग दुर्बल वर्गों में आते हैं, और वो दुर्बल वर्गों में आते हैं, हजारों सालों से शोषण रहा, ना सामाजिक तौर पर, ना आर्थिक तौर पर, और ना राजनीतिक तौर पर उन्हें पद दिए गए। जब उन्हें कुछ नहीं दिया तो इतना शोषण हुआ। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जैसा मैंने मौलिक अधिकार में पढ़ाया था, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4। तो अनुसूचित जाति के लिए पहले लोकसभा में सीटें 79 हुआ करती थी। ध्यान से सुनना, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के, शेड्यूल कास्ट के लिए पहले 79 सीटें हुआ करती थी, वर्तमान में 84 सीटें हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है पीटी में, घुमा फिरा के दे देगा, ये ए ये है, ए बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, इनमें से कौन सा कूट सही है? तो आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में 79 सीटें, 79 सीट थी, अब 84 हैं। और एसटी की लोकसभा में, अनुसूचित जनजातियों की पहले सीटें थी 41 और वर्तमान में है 47 सीटें। तो सीधा प्रश्न आ सकता है, या कोई भी पूछ सकता है, लोकसभा में एसटी की सीट कितनी है? अनुसूचित जनजाति की तो 47, एससी की सीट 84 है। अगर मैं राज्यसभा में बात करूं आरक्षण की, तो राज्यसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का कोई आरक्षण नहीं है, एक भी सीट फिक्स नहीं। तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतना बेसिक से और इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आपको देखना। चलिए, तो आज के लिए मैं यही क्लास को समाप्त करता हूं, क्योंकि नेट नहीं है यहां पर और मेरे को मोबाइल से अपलोड करना है, और आधे पौन घंटे की क्लास हो चुकी है। आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं हम वो कल पढ़ाएंगे। तो ज्यादातर बच्चों को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, और जो मेरे ग्रुप में है, तो शशांक आईएएस वाले जो ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चन डाल सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। तो और किसी को डिटेल बैच चाहिए तो प्ले स्टोर से शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दिनेश सर यानी इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीलिम्स, मेंस, स्टेट आयोग, किसी भी एग्जाम के लिए केवल 799 में बैच है। शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 999 में, और सुदीप सर साइंस पढ़ा रहे हैं 499 में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सहज और सरल तरीके से पूरी बातें समझ में आई होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत, धन्यवाद।